अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के कुछ वाक़यात पे। चूँकि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे पहले भी एक सीरीज़ कर चुके हैं और उसमें से आज एक नई सीरीज़ का समझ लें आगाज़ है, जिसमें हम कुछ ख़ास इवेंट्स को डिस्कस करेंगे उन पाकिस्तानी बच्चों के लिए जिनको तारीख़ जो है वो वन साइडेड पढ़ाई जाती है, या उन लोगों के लिए जो तारीख़ का बिल्कुल दूसरा रुख देखते हैं। तो हम अनबाइस्ड होकर दोनों रुख पेश करेंगे अपने प्रोग्राम में। इस एजुकेटिव नौइयत का प्रोग्राम है ये, और इसमें आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग के बनने से पहले के जो हालात थे। हमें ये तो पता है 1906 में मुस्लिम लीग बनी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मुस्लिम लीग बनी कांग्रेस के होते हुए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात थी जो कि सब हिंदुस्तानियों की बात करने का क्लेम कर रही थी। तो क्या हालात थे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए बनी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वाक़यात है नाज़रीन, वो एक तो उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट 1867 में जो पेश आया, और उसके बाद तकसीम बंगाल और एक शिमला वफ़द। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जितना भी हम कम से कम दो मौज़ूआत को टच कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें कि ये वाक़यात हकीकत में क्या थे, उस वक़्त हो क्या रहा था, इनकी वजूहात क्या थी और इनके नताइज क्या मुरतब हुए, और ये क्या हमें वाकई मुस्लिम लीग बननी चाहिए थी इनके नतीजे में या नहीं बननी चाहिए थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान से इमरान अली मौजूद हैं। इमरान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, और बहुत खुशी दस्तक पे आ गई। जी इमरान अली, जैसे मैंने अभी बात की कि हम एक ये भी सिलसिले उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान की तारीख़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक बिल्कुल न्यूट्रल वे से और अनबायस्ड होके। और जैसा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान किसी की दुश्मनी का नतीजा नहीं था और पाकिस्तान किसी की फेवरेटिज़म का भी नतीजा नहीं था। तो पाकिस्तान के बनने की जो वजूहात हैं वो हमने एक्सप्लेन की, लेकिन अगर हम उसको वाक़यात को काट काट के बयान करें, जैसे अगर मैं उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं, जो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए एक बड़ा फ़ैसला कुन उसका रोल है मुस्लिम आइडेंटिटी को उजागर करने में। तो जब 1837 में रिप्लेस कर दिया गया था पर्शियन को उर्दू से, तो क्या वजूहात थी जो 1867 में ये बनारस में ये इतना तूफ़ान उठा कि इसको जो है एक बड़ा फ़ैसला कुन रोल बन गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसके दो पर्सपेक्टिव हैं? एक तो ये कि ये एक ब्रिटिश की चाल थी डिवाइड एंड रूल वाली, और दूसरा जो है वो इसका ऑपोजिट लोग देखते हैं। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, इसमें फंडामेंटल बात यह है कि 1837 में जो ब्रिटिश थे जी, वो दो कम्युनिटीज़ को रूल कर रहे थे, और उनका ये फैसला था कि एक लोकल लैंग्वेज उस पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करे, जो शायद वो मुग़लों की लैंग्वेज समझते थे या कोर्ट की लैंग्वेज समझते थे। जी। तो उन्होंने देखा एक सिंक्रेटिक इंडिया की लैंग्वेज कौन सी है जिसमें पर्शियन बाकी अल्फाज लोकल अल्फाज हों, तो वो उनको उर्दू नज़र आई। तो उन्होंने उर्दू बिलेटेडली उस वक्त की। 1857 में जंग आज़ादी नाकाम हो गई, जिसको म्यूटिनी भी कहते हैं, और हम माने या ना माने या लोग इसको ट्विस्ट करें, उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी वो मुसलमानों पर डालते थे जो पिछले रूलर्स थे। अगरचे इस जंग के अंदर मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने मिलके ब्रिटिश रूल का मुकाबला किया था। उसमें कोई हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन उनका ज़्यादा अताक गिरा आके रूलिंग जो मुसलमानों को, जी, जिनसे उन्होंने इक़्तिदार छीना था। जी हाँ, और साथ ही साथ जो हिंदू कम्युनिटी थी, जब उन्होंने देखा कि हमारे पिछले वाले जो रूलर्स हैं वो अब शिकस्ता हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि उनकी जितनी भी पुरानी यादगारें हैं, कल्चर है, यादगारें हैं, उनको अच्छा मौका है, कमज़ोर हैं। जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि यही नहीं पता था करना क्या है, इलिटरेट, पता नहीं क्या करना है,
अपने रोब्स पहन के खड़े रहते थे। तो उनका ये था कि दिस इज अ गुड चांस फॉर अस टू 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 प्रमोट आवर कल्चर एंड लैंग्वेज। और ये भूल गए कि किसी कौम की आप जो ज़बान है या उसका रस्मुल ख़त है, जब आप उसको ख़त्म करेंगे तो अगर उस कौम में नेशनलिज्म का जज्बा नहीं भी होगा तो वो जाग उठेगा। सही। तो बेसिकली इसका 1857 जो आपने दो तारीखें बताई, 1830 और 1867, उसके दरमियान जंग आज़ादी का होना और पावर कन्फिग्रेशन का चेंज हो जाना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट। सही सही। तो क्या आप समझते हैं कि ये इसका सीक्वेंस जो है जब बना तो इसमें क्या क्या चीज़ थी जिससे मुसलमानों को ये लगा कि उर्दू को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है? मेरा ख्याल है बिल्कुल कुछ गवर्नर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसको बैन कर दिया कुछ जगहों पे, ऐसे सिलसिला शुरू हुआ था। जी हाँ, ये असल में कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कि हम देखते हैं 1861 से लेके 1902 तक कुछ ऐसे वाक़यात मुख्तलिफ सूबों में हो रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली ये वो जगह थी जो सियासी तौर पे बहुत पावरफुल थी। तो ये सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ बनारस में, जब बनारस के हिंदुओं ने कोशिश की 1867 में कि वो उर्दू को ख़त्म कर दें, और स्पेशली गवर्नमेंट में और कोर्ट्स में, क्योंकि देखिए ये जंग कल्चर की नहीं थी, ये पावर की जंग थी। सही। तो उन्होंने उसके खिलाफ एक धावा बोला। और इस वक्त सर सैयद हयात थे और उनकी सियासत का एक अच्छा दौर था, तो वो बहुत शौक हुए। तो जो बनारस के वाक़यात हैं वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मुसलमानों का अनराइवल्ड लीडर थे उस वक्त के, मुसलमानों की निशात सानिया के अलंबरदार, रनासा वाले, वो इससे पहले तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी और लोकल इंडियंस की बात करते थे। सही। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उनको एकदम एहसास हुआ कि शायद दोनों के सियासी रास्ते, कल्चरल रास्ते अलग हैं। अच्छा, ये तो 1871 में मेरा ख्याल है जो गवर्नर ऑफ बनारस थे कैम्पबेल, मेरा ख्याल है उन्होंने इसको टोटल बैन कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोर्ट्स पे, स्कूल्स में, हर जगह ऐसे ही सिलसिला। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। उसके बाद बनारस के बाद हम बंगाल पे आ जाते हैं। बंगाल के गवर्नर का आपने नाम लिया, जॉर्ज कैम्पबेल थे। उन्होंने 1871 में इसको ऑफिशियली तौर पे इसको बैन कर दिया। अब ना सिर्फ ये किया बल्कि अवामी तकारीर में जाके उर्दू को एक फॉरेन लैंग्वेज, बाहर की लैंग्वेज और इस किस्म की चीजें जैसे उसको डिमीन करना चाहते हैं, उन्होंने वो करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा मुसलमानों का ये शुरू हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सही। बेसिकली लड़ाई तो ये थी ना कि ये जो स्क्रिप्ट है पर्शियन ना हो, वो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उससे रिप्लेस किया जाए। वैसे तो लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक थी, हिंदी और बिल्कुल लैंग्वेज अभी भी एक है। और उर्दू जबान जो थी वो इंडिया की एक लोकल लैंग्वेज थी जो पूरे टाइम में आई। आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, बड़े लीडिंग राइटर्स, हिंदू राइटर्स ने उर्दू को प्रमोट किया। उर्दू की शुरू वाली कुतुब, उर्दू की शुरू वाली शायरी, उर्दू का नॉवल, ये मुसलमानों की मीरास तो था ही नहीं। ये तो उनका, लेकिन अटैक होना शुरू हो गया। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो ये जिस चीज़ को कहा जाता है डिवाइड एंड रूल की एक गेम का पार्ट था और मुसलमान यूज हो रहे थे? नहीं जी, ये बात नहीं है, ये तो बल्कि उसके बिल्कुल उलट है। एक्चुअली मुसलमानों को इग्नोर करके, उनसे रिवेंज लेके, ये एक मुसलमानों के ऊपर अटैक था। सही। जिसमें ब्रिटिशर्स, कुछ ब्रिटिश गवर्नर, देखिए सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, कुछ गवर्नर्स ऐसे थे जो इस रॉ में बह गए और मुसलमानों को पनिश करने के लिए उन्होंने लोकल लेवल पे कोर्ट में और हुकूमत में उर्दू को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा बड़ा डैमेज हुआ जो 1882 में हंटर कमीशन बना, ये लैंग्वेज के ऊपर और इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, उसमें भी जी यही बातें शुरू हो गई कि जी ये यूपी में हुआ, पंजाब में हुआ, स्पेशली इन दो सूबों में ये हुआ कि जी उर्दू को आप ऑफिशियली खत्म कर दें और आप वो ले आए। और हंटर कमीशन के वक्त सर सैयद हयात थे,
और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज किया, लेकिन उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हुआ था मुसलमानों की अलहदगी की तरफ, वो बनारस के वक्त हो गया था। सही। अब फिर उन्होंने मेरा ख्याल सेंट्रल कमेटी इलाहाबाद जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनी थी कि जो यही प्रूव करते रहते थे कि उर्दू एलियन लैंग्वेज नहीं है, हिंदुस्तान ही की लैंग्वेज है जो पर्शियन और संस्कृत के जो है मिलाप से बनी है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा जो उनकी बाकी एजुकेशन के लिए सोसाइटीज थी और फोरम्स थे, उनको भी उन्होंने हमेशा यूज किया उर्दू प्रमोट करने के लिए। उनकी फिर एजुकेशन के साथ साथ उर्दू बचाने में सर सैयद अहमद खान उनका एक सेंट्रल रोल था। और नवाब मोहसिन मुल्क मेरा ख्याल है जो अलीगढ़ उसमें शामिल भी थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो उनको जब ये अलीगढ़ को शायद ये थ्रेट आया कि जो है फिर गवर्नमेंट फंडिंग बंद हो जाएगी, तो नवाब मोहसिन मुल्क जो बहुत सरगर्म थे उर्दू को बचाने के लिए, फिर वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अलीगढ़ से, और ताकि इनकी फंडिंग बंद ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है वो जारी रखी थी। उसका ताल्लुक एक और गवर्नर के साथ था, गवर्नर एंथनी मैकॉनल थे, ये यूपी के थे, जो कि सेंट्रल बेल्ट था उर्दू का। जी जी। तो उन्होंने जब उसको खत्म किया, तो जब मोहसिन अल मुल्क ने 1902 के बाद तहरीक स्टार्ट की उर्दू को रिवाइव करने की, तो उन्होंने मोहसिन अल मुल्क को कहा कि आप अगर ये करेंगे तो मैं अलीगढ़ की तामीर हो रही है उसकी मैं फंडिंग रोक दूंगा। और इवेंचुअली उनको फोर्स कर दिया कि पहले सेक्रेटरीशिप से निकलवा दिया, वो खुद निकल गया ताकि अलीगढ़ डिस्टर्ब ना हो, और उसके बाद उनका एंट्री इनटू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बैन हो। इमरान, यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, यही बात जो है उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इस पूरी, अगर हम पाकिस्तान की मूवमेंट को देखते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की जो 1867 में बनारस से स्टार्ट हुई और फैलती गई दूसरे सूबों में भी। अहमियत इसकी क्या थी और क्यों ये ज़रूरी था उस वक़्त के लीडरों के लिए, हिंदू लीडर के लिए और मुसलमान लीडरों के लिए, कि वो ज़बान को लेके इस कदर सेंसिटिव हो गए थे। इमरान, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, ज़बान की, जब एक ही जगह पे सालों से हज़ारों सालों से रह रहे थे? असल में जी बात यह है कि जब आपको पूरा सियासत, आपकी पूरा कल्चर और आप एक कमज़ोरी की सिचुएशन में हो, उस वक्त आपको लगता है कि एक हमारी ज़बान है उस पर भी असॉल्ट हो रहा है, जो सिंबल होती है कल्चर की, और कल्चर की जो सिंबल है वो एक नेशन को डिफाइन करती है, ऐसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक जब कमज़ोर हालत में एक कौम होती है, उसका ये लास्ट रेफ्यूज होता है। सही। मेरी ज़बान, मतलब है अगर मैं कमज़ोर पुअर भी हो गया तो आपको लगता है कि मेरी ज़बान कायम रहे। तो यही वजह थी और ये था कि जो ये जैसे आपने पिछले सेगमेंट में बताया कि कोर्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में हर जगह रिप्लेस होने लग गई थी उर्दू, तो उसका ये मतलब था कि इसका ये मतलब है कि आप उस ज़बान को या उसके बोलने वालों को एक किस्म का साइड लाइन करना चाह रहे हैं टोटल। देखिए, और रुबीना ये याद रखिए कि ये उस वक्त हो रहा है जब W.W. हंटर ने अपनी फेमस किताब इंडियन मुसलमान में लिखा था कि अब मुसलमानों को जो नौकरी मिलती थी वो इंक फिलर की, पीएन की या सफाई करने वाले की मिलना शुरू हो गई थी, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एज लीडर्स ऑफ इंडिया। सही। तो पहले ही एम्प्लॉयमेंट खत्म थी, पहले ही इकोनॉमिक रोजगार खत्म था, उसके ऊपर से अब आप जबान भी चेंज होगी जो आपको आती नहीं। अगर हर जगह वो जबान बोली जाएगी तो मुसलमान कहाँ एम्प्लॉय होंगे? सही, उनको तो आती नहीं थी। सही। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभरता है कि जब उर्दू आ चुकी थी हिंदुस्तान में 1837 से, तो हिंदुओं ने ये कैसे सोच लिया कि इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो चेंज कर दिया जाए, या इसका चेंज होना अहम है? क्या वो अपनी आइडेंटिटी की जंग कर रहे थे? जी, उनको मौका मिला कि एक वर्ड आ गया है लोकल पावर में, कि अंग्रेज तो आ गया है लेकिन वो अब मेजॉरिटी कम्युनिटी है। सही। सडनली जो फोकस था वो एक बादशाहत से एक फ्यूचर डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन की तरफ जाना शुरू हो गया। सही। जिसमें यह था कि हम मेजॉरिटी में, हम अब बाकियों से वो काम कराएंगे, हालांकि अगर वो उस वक्त मुसलमानों को अहमियत देते और उर्दू को एक जबान लेके चलते
तो उनका तशख़्ख़ुस भी ख़राब नहीं होना था, और मुसलमानों ने मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो फ्रीडम की जंग थी उनमें उनकी शाना बिशाना लड़ना था। सही। और एक चीज़ जो है वो उर्दू से जो उसको डिसऑन करने की वजह थी, बोलने में तो एक थी, लेकिन इसलिए कि वो फ़ारसी से उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिलता था, और वो फ़ारसी या अरबी लैंग्वेज को वो रिलेट करते हैं मुसलमानों से, तो इस वजह से वो मुसलमानों की ज़बान बन गई। जी, आप इसको बेहतर जानती होंगी। बिल्कुल जी, पर्शियन का एलिमेंट उर्दू में था, और उर्दू जो उसका स्टाइल रस्मुल ख़त है, जैसे जो लिखा जाता है जी, अल्फाज वही हैं। तो ये था, तो इसलिए उसको मुसलमानों की ज़बान कह दी और कहा कि अगर वो वाला जो देवनागरी का स्क्रिप्ट है वो आएगा तो फिर हिंदी इसका मतलब है, और हिंदी रिलेट करती है हिंदुओं को। जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा, ये एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास अपना कल्चर, और लेकिन बेहतर होता कि वो उर्दू को ख़त्म करने की बात ना कोशिश न करते। तो क्या रिएक्शन क्या था इनका, कैसे आपको लगा कि ये ख़त्म कर रहे हैं? हिंदू लीडर्स क्या कर रहे थे उस वक़्त? उन्होंने जी उन तमाम गवर्नर्स का साथ दिया, यूपी में, बंगाल में, इवन पंजाब में, जो जो उर्दू को ख़त्म करना चाहते थे। जो हिंदू प्रेस थी वो सारी इस हक में हो गई। उस वक्त के जो हार्डलाइन लीडर थे, सावरकर और बाकी जो महासभा के लीडरशिप बाद में बनी, मलाविया, टंडन, वो सारे उसके हक में हो गए। और जो कांग्रेस जो एक मिडल ऑफ द रोड बनती थी, उसने ऐसे वक्त में इस टाइट को स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। मुसलमानों का जो रिएक्शन था जी, वो सच्ची बात है, सबसे प्रोमिनेंट उनमें, जिस तरह आपने बताया, नवाब मोहसिन अल मुल्क थे, अलीगढ़ एसोसिएशन के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे। उन्होंने यूपी में ये अलम उठाया और उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाई। उसके लातादाद जोशीले जलसे होते थे, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और बड़ी शायरी और बड़े फेमस शेर और बड़ी चीज़ें इसमें बोली जाती थी, लेकिन इवेंचुअली उनको फोर्स कर दिया गया, इस तरह भी हमने पिछले सेगमेंट में कहा कि वो सेक्रेटरीशिप छोड़ दें, वरना अलीगढ़ की फंडिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो उन बेचारों ने सेक्रेटरीशिप भी छोड़ दी, लेकिन बहुत बहुत खूब मुकाबला किया उन्होंने इस चीज़ का। तो उर्दू इतनी इम्पॉर्टेंट थी, जैसे आपने बताया कि जो हिंदू राइटर हैं वो भी इतने प्रोमिनेंट थे उर्दू लिखने में। इवन जो जवाहरलाल नेहरू की शादी का अभी जिक्र हो रहा था। जी मैं चाहूँगा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक मेन स्ट्रीम है 1916 का है, उन्होंने ये प्रेफर किया कि उनकी शादी के तमाम कार्ड उर्दू ज़बान में हो। सही, खुद उर्दू बोलते थे, तो इससे ज़्यादा क्या बड़ा सबूत है कि उर्दू को दोनों कम्युनिटीज की उस वक्त की ज़बान थी, उर्दू रस्मुल ख़त में। सही, हम चाहेंगे कि जो उनका वो शादी का कार्ड है उर्दू में जो छपा था वो हम इसको जी बिल्कुल चलाएं और नाज़रीन उसको देखें। दूसरा जी, आप रतननाथ सिरशार के बारे में जानती हैं, कृष्ण चंद्र के बारे में जानती हैं, शंकर नसीम के बारे में जानती हैं, और ये सब उर्दू के फॉर्मेटिव फेज में लिटरेचर के जायंट्स थे। सही। और ये जो हम कहते हैं, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान जो आपने बार बार जिक्र किया कि, और हम पिछला एक पूरा प्रोग्राम इन पे कर चुके हैं, जो कि मुसलमानों के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, और वो हिंदुस्तान को एक दुल्हन कहते थे और कहते थे एक आंख मुसलमान है और एक आंख हिंदू है। तो क्या ये इतना डिसाइसिव रोल था इस उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट का उनके इस आइडियोलॉजी में कि वो बिल्कुल इस वजह से चेंज हो गए और फिर वो सिर्फ मुसलमानों को बचाने की बात करने लग गए? असल में मेरा ख्याल है जी, उनकी विजन जो है सर सैयद अहमद खान की, वो अभी तक हमने ना पढ़ी है ना समझ आई है। अब वो वाहिद विजनरी थे कि एक बनारस के इंसिडेंट पे उन्होंने इतनी बड़ी करोलरी ड्रॉ की कि सियासी तौर पे भी ये इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर जबान एक इकट्ठी नहीं रख सकते। हालांकि कोई बड़ा रीजन नहीं था, एक बनारस में हुआ था, दूसरी जगहों पे भी पूरी तरह उनकी जिंदगी में स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने स्मेल कर लिया था, उन्होंने स्मेल कर लिया और उन्होंने मुस्तकबिल देख लिया। सही। और मेरा ख्याल है उस वक्त के गवर्नर थे शायद वो शेक्सपियर साहब, तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इकट्ठे रह सकते हैं हिंदू। शेक्सपियर उनके दोस्त थे, ऑफिशियल थे वहाँ, और उन्होंने बड़ा फेमस है उनका सेंटेंस कि आई डोंट थिंक दैट दीज कम्युनिटीज कैन एग्री एवर टू अ कॉमन पाथ। अब ये देखिए, ये वो सबक है जो मोहम्मद अली जिन्ना को शायद उस वक्त से
कोई 80 साल बाद पता चला। सही सही। और जो गांधी जी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हिंदू मुस्लिम्स को साथ लेके चलते थे तहरीक खिलाफत में। हमने उस ज़माने में उनका रोल देखा कि मुसलमानों के शाना बिशाना खड़े हो गए। तो ये उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट में उनका क्या आपको किरदार नज़र आता है तारीख में? अब वही बात है जी कि गांधी जी की बड़ी बड़ी इज्जत, और एज ए ह्यूमन मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक था उन्होंने कभी उर्दू की बात नहीं की। वो हमेशा हिंदी को नेशनल लैंग्वेज चाहते थे। कुछ बारे में वो भी बिल्कुल श्योर थे। साथ लेके चल सकते थे वो उर्दू जी, को वो भी। साथ लेके चल सकते थे। कई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के वक्त में भी हिंदी जबान, देवनागरी स्क्रिप्ट, मुसलमान बच्चे भी थे। अब तो 50 साल आगे हो गए थे। सही हम सही उस वक्त भी यही किया। सही। जैसे कि इमरान, आपने इस में हमने डिस्कस किया कि मुसलमान जो लीडर थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से इसका मुकाबला किया, जिसे कहते हैं दिल नातवाने मुकाबला खूब किया इसको बचाने के लिए उर्दू को। और उर्दू से इतनी मोहब्बत थी उन लोगों को कि वो बका एक्टिव हो गए और उन्होंने इस एक ज़बान के ऊपर डिसाइड कर लिया कि इन लोगों ने हमें अपने से अलहदा कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कायदे आज़म का फ़ैसला था पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करने का, ये वो उस हिस्ट्री को वो देख रहे थे? जी हाँ, क्योंकि हम फिर उसको आइसोलेशन में कई दफ़ा लेते हैं, लेकिन उनको ये लगा कि ये वो ज़बान है जिसने उस वक्त से मुसलमान तशख़्ख़ुस की ज़बान है और फ्रीडम मूवमेंट की ज़बान है। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई उन्होंने उर्दू को डिफेंड किया। ठीक। जब वो ये सब बातें देख रहे थे तो उनका गट रिएक्शन ये था। लेकिन उस वक्त भी देखिए, मुस्लिम गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1956 तक तो ये गलती की, लेकिन 1956 में उन्होंने बंगाली और उर्दू दोनों को जॉइंट नेशनल लैंग्वेजेस बना दिया। सही। लेकिन उसके बावजूद ये ज़बान इतनी अहम चीज़ है कि इसके ऊपर जो है वो, शायद कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, और आप उर्दू की राइटर हैं, शायद आप बेहतर समझते हो कि ज़बान कितनी प्रीमिबल है, कितनी दिल के करीब है। सही। और ये कल्चर नहीं है, ये शायद पूरी जिंदगी कौमों की ज़बान के साथ होती सही। है। अब सिर्फ रस्मुल ख़त चेंज हो रहा था। जी, ब्रेक का वक्त हो गया। इसके बाद नाजरीन हम बात करेंगे तकसीम बंगाल पे और उसकी अहमियत पे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी जैसे हमने उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट को अभी डिस्कस किया कि वो इशू क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पढ़ने में सिर्फ हम एक लाइन में पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी अहमियत क्या है तारीख़ में, उसके इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम फिर उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हालात क्या हो रहे थे। ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि ब्रिटिश रूल जो है या ब्रिटिश जो हैं वो मुसलमानों से ये करवाना चाहते थे। उसकी डेप्थ में जाके हम ये देखेंगे कि वो क्या हालात उस वक़्त के क्या थे कि जो मुसलमान जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उनको ये सब फ़ैसले करने पड़े। तो जब उनके साथ ब्रिटिश हैं ही नहीं है, हर फैसला उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर ये जब हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि वो पपेट के तौर पे यूज़ हो रहे थे या वो इंट्रोड्यूस्ड ही करवाए गए इस वजह से कि नेशनलिज़म, हिंदुस्तानी नेशनलिज़म को डिवाइड किया जाए। इसी बात पे एक और चीज़ है तकसीम बंगाल, जिसको 1905 में ये जब होती है तो इसमें भी ये कहा जाता है, आज तक कहा जाता है कि इसलिए इसको डिवाइड किया गया कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में फूट पड़वाई जा सके। इमरान अली इस पे हमसे बात करेंगे और इसको हम डेप्थ में जाके देखेंगे कि असल में तकसीम बंगाल जो है वो क्यों की गई। इमरान, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी, इसको बहुत बड़ा सियासी रंग दिया गया, बल्कि ये 20वीं सदी के शुरू में उस खित्ते में सबसे बड़ा सियासी वाक़या था, लेकिन इसका कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव था। सही। लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत ये जंग आज़ादी के वक्त में और बाद में वहाँ थे, वो बहुत एंटी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने अपनी फाइल में लिखा था कि बंगाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ा सूबा इंडिया का, 189,000 स्क्वायर माइल्स, आबादी आप खुद सोचें उस वक्त 7 करोड़, 1905 में 7 करोड़ आबादी है। सही। और कैलकटा उसका कैपिटल है, कैलकटा पे सारी इन्वेस्टमेंट होती है। खैर,
लॉर्ड डलहौजी ने कहा। उसके बाद एंटी मुस्लिम, एक बहुत एंटी मुस्लिम गवर्नर जिनका हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, जॉर्ज कैम्पबेल जो थे, वो भी कहते थे मुझसे कंट्रोल नहीं होता। फिर लॉर्ड कर्जन आए जो एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस थे, उन्होंने एक नोट देखा अपने डेस्क पे आता हुआ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से और इंग्लैंड से आता था, जिसमें उसको राउंड एंड राउंड नोट कहते थे, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि कब जाके ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लोगे कि ये बेहतरी हो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था जो चला आ रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्पेटस 1905 में इसलिए किया कि उस वक्त एक जबान थी, ओरिया स्पीकिंग जबान थी, जिसके लोग इकट्ठा होना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि सूबे के कुछ हिस्से करके उनको एक अलग सूबा वहां बना दें, और उन्होंने उस सिलसिले में एक रिकन्फिग्रेशन की, जैसी हुकूमतों में होती रहती है। सिंध बॉम्बे से आज़ाद अलहदा हुआ 1937 में, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पहले स्टेप्स में पंजाब को डिवाइड किया। हमारे पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने तो बहुत सारी प्रोविंशियल रीअलाइनमेंट। हाँ जी, तो ये एक सूबे की सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल उन्होंने किया क्या था, मतलब उन्होंने जी उसको डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सही। वेस्ट बंगाल वही रहा, कैलकाटा का और बड़ा सूबा था। बस सिर्फ हुआ ये कि ईस्ट बंगाल एक छोटा सूबा बन गया, जिसके अंदर मुसलमान जो थे ज्यादा थे, वो 60 to 65% थे। इतने ज्यादा हो गए। हुआ ये कि चूंकि वो सूबा बन गया और ढाका उसका कैपिटल बन गया, तो ढाका के अंदर अदालतें लग गई, ढाका के अंदर गवर्नर का ऑफिस बन गया, ढाका के अंदर लोग आने लगे, ढाका के वकीलों में मुसलमान होने लगे। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे कैलकाटा के, उन्होंने जमीनें खरीदी हुई थी ईस्ट बंगाल में जहां मुसलमान मज़ारे काम करते थे। जब वो अलग सूबा बन गया तो उन मज़ारों के पास भी रिकोर्स हो गया, हर एक को कैलकाटा नहीं जाना पड़ता था। ढाका से कैलकाटा का सफर कोई 270 मील का था, लेकिन 24 घंटे लगते थे। सहूलत हो गई। सहूलत हो गई। ईस्ट बंगाल का जी हाल ही बहुत बुरा था। उसके कई दरिया थे और कोई फोर्स नहीं थी, जो कि कोई हेडवर्क्स नहीं थे। वो एक हिंटरलैंड था, जिस तरह बाद में आपने देखा पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया का एक हिंटरलैंड था, जहाँ ना इंडस्ट्री थी ना कोई और बड़ी चीज थी, रॉक क्रॉप्स पे गुजारा होता था। इसी तरह बंगाल जैसे गरीब सूबे का ईस्ट बंगाल, उसका एक इम्प्रोविस्ड हिंटरलैंड था। और ना तो इस डिवीजन के बाद जो है फिर वो ठीक होने लग गया। जी, वो ठीक होने लग गया। तो देखना ये कि सबसे पहले ये जो था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था, जिसका नुकसान सिर्फ ये हुआ कुछ लोगों की आंखों में कि मुसलमान जो थे ईस्ट बंगाल के, उनको एक प्रोविंशियल कैपिटल मिल गया ढाका, और उनकी हालत बेहतर होने लग गई। सही। और तो इससे पहले मैं यही आपसे क्वेश्चन करने वाली थी कि मुसलमानों की बंगाल में क्या हालत क्या थी। ज़्यादा मेरा ख्याल है वो ज़िम्मेदार जो थे वो हिंदू थे, और मुसलमान जो हैं वो मज़ारे थे ज़्यादा वहाँ पे, और उनकी हालत एजुकेशन की बड़ी ख़राब थी वहाँ पे। मज़ारे थे, पॉवर्टी बहुत थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे वो 5 साल में एक दफ़ा सिर्फ ईस्ट बंगाल जा सकते थे। जो पोर्ट्स थी चिटागोंग की और बाकी, वो कोई डेवलप्ड ही नहीं थी। जिस दफ़ा दरियाओं में तुग़यानी आती थी, हज़ारों लोग मारे जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ। सही। कॉलेज ना होने के बराबर, साइंस कॉलेज एक भी नहीं, टीचर्स। ये दोनों साइड पे था, मगरबी और मशरकी, या सिर्फ आप ईस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल में बहुत बेहतर थे हालात। साइंटिफिक कॉलेज वहाँ था, हायर कॉलेजेस वहाँ थे, तालीम वहाँ थी, जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में थे। जी जी, कैलकाटा में, कैलकाटा के ऊपर बेस था। आपको याद होगा आगे जाके 1947 में एक बहुत बड़ा इशू ये था कि कैलकाटा इंडिया का हिस्सा बनता है पाकिस्तान का, क्योंकि कैलकाटा के हिंटरलैंड में मुसलमान ज्यादा थे। तो इतना इम्पोर्टेंट कैलकाटा था, कैलकाटा बेस्ड डेवलपमेंट थी पूरे बंगाल की। सही। तो जब अलहदा सूबा बना तो एक रे ऑफ होप नजर आई स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लॉयर्स को, खास तौर पे। ढाका की अपनी चेंबर ऑफ कॉमर्स में जूट की एक्सपोर्ट की बातें होना शुरू हो गई अलहदा। तो वो सिर्फ वो जो एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट आई थी? एजुकेशन में जी आपके हायर एजुकेशन के 3 मजीद कॉलेज बन गए।
स्कूल्स की जो एनरोलमेंट थी उसमें प्राइमरी एनरोलमेंट उसमें 400% इजाफा हुआ 5 साल के अंदर। बल्कि प्राइमरी स्कूल भी शायद ज्यादा बनने लग गए थे, वो भी बनने लग गए, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। पहले मेरे टीचर्स भी पढ़े लिखे शायद नहीं होते थे, बाद में टीचर्स होते ही नहीं थे, टीचर्स एब्सेंट होते थे। सिर्फ गवर्नर के आने से और एक गवर्नर को अथॉरिटी मिल जाने से कि अब वो उस हिस्से को इम्प्रूव करेगा, पूरे ढाका, चिटागोंग और ईस्ट बंगाल के हालात तब्दील होना शुरू हो गए। सही सही। तो फिर प्रॉब्लम क्या बनी हिंदुओं ने, क्यों, जब एक वो भी इंडियंस ही थे, मुस्लिम्स थे लेकिन इंडियंस थे, अगर उनकी हालत बेहतर हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ एक स्टेप लेने से, तो ये मूवमेंट्स चलने लग गई। और इवन मेरा ख्याल है जो कांग्रेस है उसको हेनरी कॉटन जो हैं, जो वहाँ के मेरा ख्याल चीफ कमिश्नर थे, वो लीड कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ तकसीम के। तो ये वो क्यों ऐसे कर रहे थे? वो जी बस ये हुआ कि बंगाल में उनमें ये फीलिंग आई, जो कांग्रेस और हिंदू कम्युनिटी थी, कि ये मदर इंडिया की अंग्रेज़ों ने विविसेक्शन कर दी है, या उसको बीच में 2 हिस्सों में डिवाइड 1947 में फिर ये उनका ख्याल कैसे बदल गया वहाँ, तब उन्होंने क्यों तकसीम कर दिया? वो इसलिए तकसीम कर दी कि जी उस वक्त पाकिस्तान हाथ से जा रहा था। इस वक्त भी ये वजह नहीं थी, इस वक्त भी एक्चुअली उनको असली वजह ये थी कि ईस्ट बंगाल में के ऊपर जो डोमिनेंस थी वेस्ट बंगाल की, वो खत्म हो रही थी। इमरान, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें तकसीम बंगाल पे, और पिछले सेगमेंट में मैंने ये सवाल किया था कि वो तकसीम जिस पे हिंदुओं ने इतनी मुखालफत की 1905 में और बिलाखिर 1911 में इसको ख़त्म करा दिया गया, तो क्या वजह थी कि 1947 में फिर उसको मुत्तहिद नहीं रखा गया, जबकि प्लान में पंजाब और बंगाल जो थे वो पाकिस्तान के प्लान में वो इकट्ठे मांगे जा रहे थे। इमरान, इस पे जो है बात का सिलसिला आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शुरू करें। जी हाँ, उस वक्त हालात जी बदल चुके थे, सेल्फ इंटरेस्ट दोनों दफा सुप्रीम था। अभी भी अपोज नहीं करना चाहिए था 1905 में, क्योंकि एक नेशन की बात हो रही है ना जी। अगर उस एक नेशन, इंडियन नेशन की बात हो रही है और उसका एक सेगमेंट एक अलग सूबे से बेहतर हो रहा है, तो बल्कि अच्छा था कैलकाटा के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाना था। सही। अगर आप एक समझते तो आप अपोज ना करते। इनको नुकसान क्या नजर आ रहा था? उनको नुकसान ये नजर आ रहा था उधर इकोनॉमिक बेनिफिट का, दिल के अंदर कुदूरतें थी। और जैसे सैयद अहमद खान ने कहा था कि एक्चुअली इंटरेस्ट इंडियन इंटरेस्ट नहीं थे, वो रिलीजियस इंटरेस्ट ही थे, और वो रिलीजियस कमर्शियल इंटरेस्ट थे जिनकी वजह से ये किया। 1947 में जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने वोट दिए और अब इंडिया और पाकिस्तान ने अलहदा होना है, तो उस वक्त भी उन्होंने सोचा कि जो अमीर कैलकाटा और अमीर वेस्ट बंगाल है वो हमारे पास आ जाए, और उस वक्त तक वो जो गरीब ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान के पास चला जाए। लेकिन आपने और हमने जैसे पिछले प्रोग्रामों में देखा कि पाकिस्तान का बनना तो शॉर्ट लिफ्ट था उस प्लान के अंदर, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की। तो दोनों सूरतों में आप समझते हैं कि अगर ये तकसीम बंगाल ऐसे ही रहती तो मुसलमान इतने हर्ट ना होते और ये आगे मामला बढ़ता ही ना? जी बिल्कुल सही है। एक शायद मैं काफी सिग्निफिकेंट ये इसका रोल है। जी मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग देर से बनती। अगरचे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की वजह से मुस्लिम लीग ने बनना था, लेकिन अगर ये डिवीजन ना होती 1905 वाली, इस रिएक्शन की मुसलमानों ने वेलकम किया, मुसलमान लॉयर्स ने वेलकम किया, मुसलमान एजुकेशन क्लास ने वेलकम किया, मुसलमान पॉलिटिशियंस ने, अगेन उसमें भी नवाब वकारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, जितने आर्किटेक्ट्स हैं आपके मुस्लिम लीग के, उन सब ने उसको वेलकम किया। तो तमाम मुसलमान अगर वेलकम कर रहे हैं तो आपको अपोज करने की क्या जरूरत है, तो जबकि उसी मुल्क का हिस्सा। और एक मूवमेंट भी शायद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, बहुत सख्त जी। वो मूवमेंट क्या थी? पहले पॉलिटिकली एक्यूज किया या ब्रिटिशर्स को कि जी आप शायद डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज। उसके बाद उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट ये थी कि आप ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने लगे। स्टूडेंट्स थे उस पे लिखते नहीं थे जो एग्जाम के पेपर थे जो ब्रिटेन से आते थे, कपड़े वो नहीं पहनते थे,
और उसके बाद ना सिर्फ ये किया बल्कि बॉम्ब्स गिराए, कॉकटेल्स गिराए, मारा। बिल्कुल एक ऐसी तहरीक जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स की और लॉ एंड ऑर्डर की तहरीक थी, वो 1909 तक बनी रही। बाय इंडियन थिंग्स ओनली। तो गांधी साहब कहाँ थे तब जब ये सब वायलेंट हो रहा गांधी था? साहब अभी साउथ अफ्रीका में थे। अच्छा। वो भी तशरीफ नहीं लाए थे। लेकिन उस वक्त की जो 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 लीडरशिप थी, उसने भी इसको, जो कांग्रेस की मॉडरेट लीडरशिप थी, उसने भी मुसलमानों को साथ ले जाने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली मुसलमानों को एक एंटिटी कंसिडर करना नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रीम में नहीं था। तो 1909 में जी मूवमेंट कम हो गई, लेकिन फिर वही बात है, ब्रिटिश ने किसी लॉन्ग टर्म प्लान के लिए या किसी डिवाइड एंड रूल के लिए या किसी सियासी मकसद के लिए या इंडिया में रहने के लिए तो ये किया ही नहीं था। अगर उन्होंने इंडिया में रहने के लिए और डिवाइड एंड रूल के लिए किया होता तो वो 1911 में उसको अनाल ही ना करते। ठीक। वो तो फिर उनकी लॉन्ग टर्म, उनको तो पता है, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया, फसाद शुरू हो गया, फसाद खत्म हो गया। जॉर्ज पंजम आया जी दिल्ली दरबार करने के लिए बड़े जोरों शोर से। उनकी प्रोटोकॉल की टीम ने कहा यार कुछ ऐसी चीज अनाउंस कर देते हैं जिससे ये इंडियंस खुश हो जाएंगे, हमारा बादशाह है। तो उनको मुसलमानों की सेंसिटिविटीज का इतना भी ख्याल नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा करो यार, ये पार्टीशन अनाल कर दो। और 1911 में शॉक की तरह मुसलमानों पे बिजली गिरी जब पार्टीशन अनाल हो गई। सही। और तो इससे जो है एक स्ट्रीम बन गई अलहदगी की। उसका जो रिएक्शन है वीना, वो बड़ा बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है जो इस अनालमेंट के बाद जो सियासी लगता ही है कि इससे पहली फीलिंग ये आती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते मजीद जुदा होने चाहिए थे। लेकिन अनालमेंट का गुस्सा मुसलमानों ने सारा रूलिंग ब्रिटिश पे निकाला। और उन्होंने ये इसकी क्या वजह है कि इसके बाद ही शायद लखनऊ पैक्ट भी आया, इसकी क्या वजह है? इसलिए कि बार बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनाउंस होता रहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज अ सेटल्ड फैक्ट, ये अब खत्म नहीं होगा, वादे किए जाते रहे। सही। और बगैर वार्निंग के जब ये किया तो इनिशियल गुस्सा जो कांग्रेस पे होना था उससे ज्यादा गुस्सा उनको ये हुआ कि हम कोऑपरेटिव थे, हमने बदमाशी नहीं की, हमने इनको कन्फ्रंट नहीं किया और इन्होंने हमारे ऊपर ही लाके ये कर दिया। सही। और तो फीलिंग ये कि कांग्रेस के साथ मिलना, या क्योंकि कांग्रेस एक बैटल जीत गई है तो कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करें और मिलजुल के, क्योंकि ये अनरिलायबल है। सही। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाल होना एक बात क्लैरिटी के साथ रोज़े रोशन की तरह ये बताता है कि डिवाइड एंड रूल की कोई पॉलिसी नहीं थी। और 1906 में जो मुस्लिम लीग बनती है, जिसकी पहली क्लॉज ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना है या उनके साथ मुफाहमत की सूरत हाल में रहना है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल वो इसके बाद वो भी उनको चेंज करना पड़ा। जी, उन्होंने 1913 में जी उसको तब्दील कर दिया और उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात शुरू कर दी जो मोर इन लाइन विद कांग्रेस थी। सही सही। तो उस वक्त लेकिन फंडामेंटल बात हमें ये पता चलती है रुबीना जी कि इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप व्हिच वाज पॉलिटिसाइज्ड बाय कांग्रेस। द स्मॉल गेन दैट द मुस्लिम्स गॉट वाज टेकन बैक। सही। एंड मुस्लिम्स वर अगेन प्लेड अराउंड विद। ठीक। और दो जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उर्दू हिंदी फसाद और ये जो तकसीम बंगाल, इसमें आप क्या जायज़ा पेश करेंगे कि मुसलमान जो हैं वो मतलब यूज़ हो रहे थे या उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही थी? एक कमज़ोर कम्युनिटी थी जिसकी पहले ज़बान लेने की कोशिश की जाती रही। 1857 के बाद सबसे ज़्यादा सज़ाएं, क्यों भूल जाते हैं, सबसे ज़्यादा हैंगिंग्स और सज़ाएं मुसलमानों की हुई। तो पूरी जो 50 साल की तारीख है 1900 तक, वो भी मुसलमानों के खिलाफ गई। वो तालीम में 50 साल पीछे रह गए, वो अंग्रेजी जबान नहीं सीखते थे। एक बेचारे सर सैयद थे जो अंग्रेजी जबान सिखाते थे, फिर उर्दू भी गई, तो वो पीछे रह गए। उसके बाद ग्रेजुअली जब उनको ये पता चला कि कांग्रेस हमारे राइट्स नहीं उनको नहीं रखेगी अपने प्रोग्राम में, तो उन्होंने सोचा अब हम अपनी कोई बात करें। फिर उन्होंने कहा कैसे बच सकते हैं, उन्होंने कहा देखो यार, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर थोड़ी सी सीटें हमारे लिए दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। अगर कांग्रेस मुसलमानों को साथ लेके चलती, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं था।
ये 1906 में जब इस पे लॉर्ड मिंटो को जब मिलते हैं तब की आप बात कर रहे हैं, तब इन्होंने मांगे 1906 में अक्टूबर। उन्होंने एक साथ ही दोनों वाकयात हुए रुबीना जी, मुस्लिम लीग का बनना और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांगना एक साथ ही हुए। अक्टूबर में उन्होंने वो शिमला वफ्द शायद हुआ और 30 दिसंबर 1906 को ये बन गई मुस्लिम लीग जी। और आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बंगाल में दोनों वफ्द बंगाल से मोस्टली बने। सही। और बंगाल में ही सबसे ज्यादा उर्दू के खिलाफ काम हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी बंगाल में हुई। तो बंगाल से एक मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि वो उस वक्त से शुरू हो गया कि परसीव्ड अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ अंग्रेज ने भी इस्तेसाल किया, जिसके साथ कांग्रेस ने भी इस्तेसाल किया, साथ लेके नहीं गया। ठीक। तो एक भी मुसलमानों को कंसेशन नहीं है। जब हम अगले प्रोग्राम में जाके शिमला वफ्द को डिटेल में डिस्कस करेंगे या मुस्लिम लीग के बनने को, वो तो एक वीकर कम्युनिटी की डिमांड्स थी। सही। और वो आपने बाकी कम्युनिटीज को भी बाद में दे दी। ठीक। यानी इसमें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो भी आज हमने बातें डिस्कस की उर्दू हिंदी को लेके और तकसीम बंगाल को लेके, उनमें एक कौम जो थी, जो दबी हुई कौम थी और जो जिनसे इक़्तिदार छीन लिया गया था, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, चाहे वो ज़बान थी, चाहे वो सूबा था कोई, या उनकी अपनी एजुकेशन वाइज एडमिनिस्ट्रेशन में अपने राइट्स के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें अवेयरनेस आ रही थी कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस इमरान अली से डिस्कशन के बाद जो है इस नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए, या हम पहुंच गए हैं कि ये जो कहा जाता है कि एक ब्रिटिश की सोची समझी स्कीम थी डिवाइड एंड रूल वाली, उसका जो है इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री, इवेंट्स को जब हम देखते हैं और इवेंट्स की डिटेल्स में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किसके साथ हो क्या रहा था। इमरान अली, आपका प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आने का। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जैसे कि जिक्र किया है कि शिमला वफ्द और मुस्लिम लीग का बनना, और इसके साथ साथ दूसरे इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।